Hello students, welcome all of you in this series where we are going to solve previous year questions chapter wise of various exams like JEE, NEET, CUET, board exams, all of it. Today we are going to start with JEE Mains Electrostatics January 2025 question series. तो आप जब भी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपनी तरफ से, ऑब्वियसली आप कैसे चेक करेंगे अपनी प्रैक्टिस को, अपने लेवल को, बाय डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड वंस यू आर डन विद दैट देन यू स्टार्ट ऑफ विद दिस वीडियो सोल्यूशन और आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप कहां स्टैंड करते हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो समझ गए आप पूरी बात. जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके बाद साइड में हटूंगा, फिर आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द next question. Right, so put down the heading JEE Mains January attempt electrostatics questions. All right, so the first question students is from JEE Mains 2025 29th January shift 2. A point charge causes an electric flux of -2 into 10 raised to the power 4 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 8 centimeter radius centered on the charge. Okay, the value of the point charge is. तो I hope students आप क्वेश्चन समझ गए हैं. एक पॉइंट चार्ज है और वो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस के सेंटर पे लाई कर रहा है. इस स्फेयर का रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर. कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? 8 सेंटीमीटर. अच्छा, अब हमें फ्लक्स की वैल्यू गिवन है. अच्छा, फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब जाहिर सी बात है फील्ड लाइंस कैसी हैं? इनवर्ड्स. राइट स्टूडेंट्स, फील्ड लाइंस कैसी है? इनवर्ड्स है. तो अगर ये इनवर्ड फील्ड लाइंस है इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब चार्ज भी जाहिर सी बात है नेगेटिव है. तो दो ऑप्शंस तो यहां सीधे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. फिर भी यहां पे जो रेडियस है इसका हमें कोई काम नहीं है. आई होप आप समझ चुके हैं. क्यों? क्योंकि किसी भी एनक्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स जो होता है वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और यही गॉस थ्योरम है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है. तो जो हमारा एनक्लोज चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. मुझे नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन आ सकता था. अब फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 4 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते ही है 8.85 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -12. तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली दिख ही रहा है, आंसर आएगा -17.7 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -8 कूलम. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी. तो मुझे लगता है सभी से हो गया होगा ये क्वेश्चन. फिर भी आपको कुछ इसमें लिखना है, लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं. Alright, the next question. Next question, JEE Mains 2025 29 January shift 2 again. An electric dipole is placed at a distance of 2 centimeter from an infinite plane sheet having a positive charge density sigma naught. Choose the correct option from the following. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक इनफाइनाइट शीट है जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट है. हम सब जानते हैं इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होएगी. कंडक्टिंग शीट मेंशन नहीं है तो नॉन कंडक्टिंग मानेंगे. और खास बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये फंक्शन नहीं होगी डिस्टेंस का, यानी ये यूनिफॉर्म फील्ड होगी अगर इनफाइनाइट शीट हम मान सके तो. ठीक है, अब डायपोल को रख दिया गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. सब लोग जानने चाहिए कि वो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो होगा P क्रॉस E यानी कि PE साइन थीटा. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स? -PE कॉस थीटा. जाहिर सी बात है आप ये सब समझते होंगे. दूसरी बात यहां पे जो है कि कोई फोर्स नहीं लगेगा डायपोल पे, क्योंकि जितना फोर्स प्लस क्यू पे लगेगा QE राइट की तरफ, उतना ही फोर्स क्यू पे लग जाएगा लेफ्ट की तरफ. तो नेट फोर्स इस वजह से क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म. अगर ये होती नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जैसे किसी लाइन चार्ज की फील्ड, तो फिर ये फोर्स और ये फोर्स एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं होते और एक नेट फोर्स भी डायपोल एक्सपीरियंस करता. पर फिलहाल ऐसा नहीं है, तो ये डिस्टेंस हमारे लिए अभी कोई मैटर नहीं कर रहा है, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. चलिए शुरू करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम. तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो होता है माइनस से प्लस की तरफ, यानी वो भी है राइट की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी है राइट की तरफ.
तो दोनों डायरेक्शन राइट की तरफ है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। P और E के बीच का एंगल क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया, तो फिर टॉर्क भी 0 आ गया और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम आ गई, क्योंकि cos 0 1, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम। तो पहला ऑप्शन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम, सरासर गलत है ये। टॉर्क ऑन डायपोल इज 0, जो कि सही बात है, एंड नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट, बिल्कुल सही नहीं हो सकता ये, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर शीट इनफाइनाइट शीट है तो हम इसको यूनिफॉर्म फील्ड मानेंगे स्टूडेंट्स। टॉर्क ऑन द डायपोल इज 0 एंड नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द शीट, ये सही होता अगर ये लाइन चार्ज होता, तो फिर माइनस क्यू पे जो फोर्स होता उस तरफ वो ज्यादा होता एज कंपेयर टू प्लस क्यू के रिपल्सिव फोर्स पे, और ये डायपोल लाइन चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। डिस्कस कर सकते हैं, मतलब मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि उससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरी भी हम डिस्कस कर ले। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम है, और टॉर्क इज 0, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। जो आपको लिखना है फटाफट से कॉपी करिए, मैं साइड हटता हूं, आप पॉज करिए, वीडियो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। All right, next question students. Next question is again JEE Mains 2025, 29 January shift 1. An electric dipole of mass m, charge q and length L is placed in a uniform electric field E is equals to E naught I cap when the dipole is slightly rotated from its equilibrium position and released, the time period of its oscillations will be. अभी अभी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में, टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा, और इसमें भी अगर थीटा स्मॉल हो तो हम लोग समझते हैं कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पीई थीटा। क्यों लिखना चाह रहे हैं ऐसा, तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फटाफट से देखिएगा, और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से बनता हुआ एक डायपोल है जो कि थीटा एंगल पे है। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो कोशिश करेगा डायपोल को फिर से ई के अलोंग लाने का, और इसीलिए आप इसको जैसे ही स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे फील्ड उसको वापस वहां लाएगी, पर फिर इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा और आगे चला जाएगा और वापस फील्ड उसको पीछे लाएगी, और इस तरीके से वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। पर वो एसएचएम नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि एसएचएम होने के लिए टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, थीटा। तो वो हो सकता है अगर हम थीटा को क्या मान लें, स्मॉल, ठीक है, तो टॉर्क हो गया पीई थीटा, और अब हम इसको किसके इक्वेट करते हैं, एसएचएम की कंडीशन क्या होती है कि टॉर्क को हम इक्वेट कर देते हैं आई ओमेगा स्क्वायर थीटा के। जिस तरीके से एसएचएम में हम फोर्स को किसके इक्वेट करते थे, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के, जिसको हम कहते थे रिस्टोरिंग फोर्स, तो एम की जगह ले ली आई ने, एक्स की जगह ले ली थीटा ने, तो ओमेगा कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ पीई बाय आई। एक छोटा सा कंफ्यूजन यहां क्वेश्चन में था कि इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मास m, जबकि इस क्वेश्चन को सही सॉल्व तभी कर पाओगे जब दोनों चार्जेस का मास m मानोगे, ना कि पूरे डायपोल का मास m। अगर आप पूरे डायपोल का मास m मानोगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसको हमने सॉल्व किया है ये मानते हुए कि दोनों चार्जेस के मास m और m है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो I उस हिसाब से क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, तो m इंटू L बाय 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू L बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि टोटल लेंथ L है तो ये सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ml स्क्वायर बाय 2। तो सारी तैयारी हो चुकी है मेरे हिसाब से। अब ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की जगह आप लिखेंगे Q इंटू L, E की जगह E लिख ही रहे या E नॉट लिख दीजिए, और I की जगह क्या लिख दीजिए, ml स्क्वायर बाय 2, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा 2q E नॉट बाय ml। तो अगर ओमेगा आ गया है तो टाइम पीरियड क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि हमसे पूछा गया टाइम पीरियड ना कि फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड क्या आ जाता है उस हिसाब से 2 पाई अंडर रूट ऑफ ml बाय 2q E नॉट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाता है इस हिसाब से, ऑप्शन डी। तो डायपोल का काफी वेटेज रहा इस बार जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, ऐसा मैंने रियलाइज किया जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था, तो बहुत सारे क्वेश्चन डायपोल से रिलेटेड थे। तो यू नेवर नो, ऐसा ही हो जाता है कई बार, हम जो सोचते हैं वो नहीं आता और उल्टा जो नहीं सोचते वो ज्यादा आ जाता है। तो डायपोल का इतना वेटेज मैंने कभी नहीं देखा एक ही सीरीज के अंदर, ठीक है। कॉपी करिए जो कुछ आपको लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं।
Okay students, so the next question is again JEE Mains 2025 हम कर ही रहे हैं. 29 जनवरी शिफ्ट 1. ज्यादा कुछ मुश्किल सवाल नहीं था, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस गिवन थी और आपको सिर्फ फॉर्मूला ही तो बताना था देखा जाए तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल होता है स्टूडेंट्स, तो आई होप सब लोग जानते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो. तो इस हिसाब से ए का ऑप्शन कौन सा मैच हो जाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं 3. तो ए के साथ अपन क्या मैच करा लेंगे, 3. तो ए के साथ अगर 3 मैच करा ले तो देखा जाए तो ऑप्शन ही सिर्फ ए बचा है, बाकी तो बचे ही नहीं है. ठीक है, पर फिर भी कोई बात नहीं, हम चेक जरूर करते हैं, वरना तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया देखा जाए तो. खैर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ग्रेटर देन 0 फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. तो नॉन कंडक्टिंग मानना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी स्टूडेंट्स, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसा आप जानते ही हैं. तो बी का ऑप्शन कौन सा मैच कराएंगे, 2. चलिए 2 मैच हो रहा है. थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो आप जानते हैं आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी शेल की क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर. और अब आप चाहें तो के को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इन्होंने क्यू नहीं दिया, सिग्मा दिया, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो जब आप बाकी सब टर्म्स कैंसिल कर देंगे तो आंसर मैच हो जाएगा 4 से, यानी सी का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 माय डियर स्टूडेंट्स. आई होप आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज. तो ये तो बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, एक पे प्लस सिग्मा है, एक पे माइनस सिग्मा है. स्टूडेंट्स मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, आप पहले थ्योरी क्लासेस देखेंगे फिर इन क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि मैं कोई बहुत डिटेल में थ्योरी नहीं डिस्कस कर रहा हूं हर बार. ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप ऑलरेडी चैप्टर समझते हैं, उसके टॉपिक्स को आप अच्छे से जानते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती थी यहां पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डी का ऑप्शन कौन सा मैच हो गया, 1. तो मुझे लगता है ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था इस पूरी सीरीज का, क्योंकि सीधे ही आपको आंसर तो पहले ही पता चल गया था, आंसर होने वाला था ऑप्शन ए माय डियर स्टूडेंट्स. फटाफट से लिखिए, आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अगेन 2025 28 January shift 2. An electric dipole of dipole moment this much is placed in a uniform electric field of magnitude this much. Initially the dipole moment is parallel to the electric field. The work that needs to be done on the dipole to make its dipole moment opposite to the field. बड़ा आसान है, आपको डायपोल को एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में लेके जाना है, यानी आपका वर्क डन किसके बराबर होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. अब यू फाइनल क्या होगा, माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, और फाइनली हमें उसको ऑपोजिट कर लेना है डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के. यानी शुरू में बात ऐसे हो रही थी और लास्ट में बात ऐसे हो गई, यानी पहले P और E पैरेलल थे और फिर उनको एंटी पैरेलल कर देना है. तो फाइनल 180 लेंगे और इनिशियल 0 लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. cos 0 होता है 1 और cos 180 होता है -1. एक और बात बता दूं, नीट स्टूडेंट्स भी जेई मेंस क्वेश्चन जरूर देखें फिजिक्स के. आई थिंक देयर इज नो हार्म, क्योंकि जेई मेंस के ऑनलाइन इतने सारे अटेम्प्ट की वजह से एक काफी अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक इकट्ठा हो जाता है. तो हमें ऐसा करना चाहिए कि भले ही हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमें जरूर जेई मेंस क्वेश्चंस देखने चाहिए. आंसर आ गया 2PE. तो अगर 2PE आंसर आ गया तो P की जगह लिख दूंगा 6 इंटू 10⁻⁻6 और E की जगह लिख देता हूं 10⁻+6. तो हमारा आंसर आ जाता है 12 जूल. राइट स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, इजीली आप 12 आंसर भर देते. चलिए कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अगेन जेईई मेंस 2025 28 January shift 1. 3 infinitely long wires with linear charge density lambda each are placed along the x, y and the z axis. Which of the following denotes an equipotential surface, यानी जिस पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहे. फटाफट से स्टूडेंट्स याद करते हैं, लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 2k लैम्डा बाय आर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम कर देते थे नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब हम ऐसा करेंगे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, तो ये -2k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा -2k लैम्डा ln r, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि 1/r का इंटीग्रेशन होता है log बेस r, log बेस e r यानी ln r। ओके, तो ये पोटेंशियल है। अब यहां पे एक ही वायर नहीं है, यहां पे 3 वायर्स है। अच्छा, वो वायर्स भी एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग है, और हमें आर के टर्म्स में नहीं, हमें एक्स वाई और जेड के टर्म्स में बात करनी है। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर मान लो कोई वायर एक्स के अलोंग है, किसके अलोंग है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट वायर एक्स के अलोंग है, और कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका इस पॉइंट का लाइन से, वो तो होगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स में आगे बढ़ने से वायर से दूरी नहीं बदल रही, वायर से दूरी सिर्फ किससे डिसाइड होगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के अंडर रूट से। ऐसे ही वाई वाले वायर की अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही जेड वाले वायर की अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो तीनों की वजह से पोटेंशियल मिला के हम कांस्टेंट कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो मेरा मानना है ये आ जाएगा -2k लैम्डा, एक्स वाले की वजह से लिखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर ऐसे ही वाई वाले की वजह से लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऐसे ही फिर z वाले की वजह से लिखेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, और फिर बाकी सब मैं कांस्टेंट में मिला देता हूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करनी है। अब माइनस को मैं उधर भेज देता हूं, और ये 2 को मैं लॉग के अंदर पावर बना देता हूं। अच्छा, और फिर log a प्लस log b प्लस log c कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये बन जाएगा फाइनली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम न्यू काइंड ऑफ कांस्टेंट बट कांस्टेंट। अब log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, log a इंटू बी इंटू सी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच करा दे स्टूडेंट्स हम लोग, बड़े आराम से ऑप्शन सी। ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। मैथ स्टूडेंट अगर आप है तो ये तो बहुत बेसिक सी मैथ्स है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आई होप आप सब ट्राई कर पाए होंगे और इसको कंप्लीट कर पाए होंगे। फिर भी आपको लिखना है लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन 2025 जनवरी जेईई मेंस। ओके, 28 जनवरी का है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is fastened to one end of a massless string having equilibrium length L, whose other end is fixed to the point O. The whole system is placed on a frictionless horizontal plane, यानी ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे मान लीजिए इसको, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी जाती है अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, जो कि जाहिर सी बात है इस चार्ज पार्टिकल को राइट की तरफ धक्का देगी, और उस वजह से वो एक सर्कुलर आर्क के पैटर्न में यहां तक आ जाएगा। सर्कुलर आर्क के पैटर्न में क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती। और आपसे कह रहा है कि क्या स्पीड होगी जब वो एक्स एक्सिस को जस्ट क्रॉस करने वाला होगा उस समय। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, हमें अब यहाँ पे सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी ये पार्टिकल गेन कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है QE, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, स्टूडेंट समझिएगा ये वाली लेंथ कितनी है L/2, जबकि ये टोटल लेंथ कितनी है L, इसका मतलब ये वाली लेंथ भी कितनी रही होगी L/2। तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग आया है वो कितना आया है L/2, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज मतलब हाफ mv² माइनस 0, क्योंकि पार्टिकल शुरू में जो था वो रेस्ट पे था, तो 2 से 2 कैंसिल, और v यहां से कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, QEL/m। क्या आ गया स्टूडेंट्स, QEL/m। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन बी। आई होप कोई एरर नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा।
सीधे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूज किया है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए समझने में, कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन JEE Mains 2025 24 January shift 2 का है। A small uncharged conducting sphere is placed in contact with an identical sphere but having charge। तो ठीक है, कांटेक्ट में रख ही दिया अगर इनको, और तो फिर ये चार्ज आधा आधा डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इनका साइज भी सेम दे रखा है, तो इससे आसान तो क्वेश्चन बन नहीं सकता। यानी दोनों पे चार्ज एक तरीके से 2 × 10⁻⁻8 कूलम हो गया स्टूडेंट्स। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते तो चार्ज रेडियस के रेशो में डिवाइड होता, जो बड़ा स्फेयर है वो ज्यादा चार्ज रखता, जो छोटा स्फेयर है वो कम चार्ज रखता, यानी Q1/Q2 किसके बराबर होता स्टूडेंट्स? R1/R2। पर फिलहाल ये आइडेंटिकल है तो दोनों चार्जेस बराबर हैं और फोर्स दे रखा है, इससे ज्यादा इजी तो क्वेश्चन बन नहीं सकता। K Q1 Q2/R² लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस कुछ कर दिया गया है और स्मॉल स्फेयर यहां पे लिखा हुआ है, तो हम लोग कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। मैं वो वर्ड ही ढूंढ रहा था कि स्मॉल वर्ड तो यूज किया हुआ है ना, क्योंकि कूलम्स लॉ स्टूडेंट सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए। चलिए, तो K की वैल्यू क्या है हमें पता है, पहले F की वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 × 10⁻³ K की वैल्यू है 9 × 10⁹, और Q² की जगह सीधे सीधे लिख देता हूं 4 × 10⁻16। दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 4 × 10⁻16 आएगा अपॉन R²। तो R² की वैल्यू आ जाती है 4 × 10⁻⁻4। क्यों? क्योंकि उधर जाके +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा तो -13 और +9 यानी -4। तो यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। R की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻2 मीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। इससे आसान क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता है जेई में आने चाहिए। ये सबसे लोएस्ट लेवल है जो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, सिर्फ कूलम्स लॉ लगाना था। आई होप सब लोग कर पाते। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, फिर एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। इन द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन फिगर 4 आइडेंटिकल चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन में वो कॉर्नर्स पे है और बाद में वो मिड पॉइंट्स पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं, जैसा डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब K की वैल्यू हम जानते हैं 1/4πε0 है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड कॉन्फ़िगरेशन 1। पॉइंट चार्जेस है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है, क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R, ना कि R²। K Q1 Q2 अपॉन R। K की वैल्यू 1/4πε0 हम पुट कर सकते हैं। चलिए, तो पहले वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की, दैट इज U1, तो 4 बार तो पेयर बनेंगे साइड्स के अलोंग, तो 4 बार तो कैसी टर्म्स आ जाएगी स्टूडेंट्स? KQ0² अपॉन A, और 2 बार डायगोनल के हिसाब से 2 टर्म्स आ जाएगी, तो 2KQ0², और डायगोनल की लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स? √2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब ये चार्जेस को शिफ्ट कर दिया गया मिड पॉइंट्स पे, तो ये एक नया स्क्वायर बन गया जिसकी साइड क्या होगी? A/√2, क्योंकि ये A/2 है, ये A/2 है, तो हाइपोटेन्यूज आप निकाल लेंगे, A/√2 आएगा। इनफैक्ट अब जो इसका डायगोनल होगा स्टूडेंट्स, उसकी लेंथ A हो जाएगी। तो अब टर्म्स कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? 4 बार तो टर्म्स आएगी KQ0² अपॉन A/√2 के हिसाब से, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और 2 बार टर्म्स आएगी KQ0² अपॉन A के हिसाब से। तो अब हमें अगर डेल्टा U निकालना है, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल करना है, तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये टर्म इसमें से माइनस होगी, तो यहां क्या बचेगा? -2KQ0² अपॉन A। तो पहले मैंने इन दोनों को टैकल कर लिया। अब मैं क्या लिख देता हूं? 4, या फिर इसको 4√2 ही लिख देता हूं, क्योंकि ये √2 ऊपर जाएगा, तो 4√2 KQ0² अपॉन A, और ये लास्ट टर्म जो होगी वो होगी -2/√2 KQ0² अपॉन A। तो एक बार के लिए मैं LCM ले लेता हूं और कॉमन टर्म्स बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा KQ0² अपॉन √2A स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ पा रहे हो कैलकुलेशन। अच्छा, अब जैसे ही ये किया KQ0² अपॉन √2A, LCM अगर हम लेते तो ये क्या आता? ये आता 2√2, राइट? ये कितना आता स्टूडेंट्स? -2√2।
ये कितना हो जाता +8 और ये कितना बचता स्टूडेंट्स -2। ठीक है, तो आई होप कोई एरर नहीं है। अब हम चाहें तो √2 को या तो डिवाइड कर सकते हैं या फिर टर्म्स को रैशनलाइज कर सकते हैं। बिफोर दैट हम इसको लिख देते हैं KQ0² अपॉन √2a और ये क्या बन जाएगा 8 - 2 यानी 6 - 2 √2। अब अगर आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आई होप आप समझ रहे हैं आंसर क्या आ जाना चाहिए KQ0² अपॉन a और ये बचेगा 3√2 -2। यानी कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी मुझे सही लग रहा है। बाकी ये कैलकुलेशन इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लिखना आप लोगों को आना चाहिए। सिर्फ हमने दो दो के जितने पेयर बन रहे थे लिख लिया था। अगर और ज्यादा होते हैं तो आई होप आपको पता है दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर n टर्म्स हो तो NC2 जिसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू n माइनस 1/2 और इसीलिए यहां पे क्योंकि 4 चार्जेस थे तो कितनी टर्म्स बनी थी 6 टर्म्स बनी थी। 4 तो ये वाली और 2 डायगोनल वाली। राइट स्टूडेंट्स, तो इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड लेवल पे भी आ सकता है, इजीली आप लोग इसको टैकल कर सकते हैं। फिर भी कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन 24 जनवरी शिफ्ट 1 जनवरी अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। अ स्क्वायर लूप of side 1 meter is held normally in front of a point charge. The flux of the electric field through the shaded region is this much, then the value of P is. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग बखूबी जानते हैं यहाँ पे दो बातें। पहली बात क्या है कि पहली बात यह है कि किसी भी चार्ज Q का जो फ्लक्स होगा पूरे स्पेस में वो कितना होगा Q/ε0। और अगर हम उसको इमेजिन कर लें कि वो एक क्यूब से बाउंड है, वो एक क्यूब से घिरा हुआ है, तो हर फेस से इक्वली वो फ्लक्स डिवाइड होगा। तो थ्रू वन फेस, एक फेस से कितना फ्लक्स होगा स्टूडेंट्स? इस टोटल फ्लक्स का 1/6। यानी क्या आंसर हो जाएगा बोलिए Q/6ε0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्होंने थोड़ा सा और स्मार्ट प्ले कर लिया। इन्होंने कहा कि ये स्क्वायर फेस जो है इसका इतना शेडेड हिस्सा आपको बताना है। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो मेरे हिसाब से कि हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। राइट, अगर यहां पे मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं तो ऐसा कुछ। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कितने पार्ट्स में बट गया टोटल? ऐसे कितने पार्ट्स हो गए, कितने सेक्शंस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी इस फ्लक्स को भी हम 8 पार्ट्स में बांट दें और अगर अब शेडेड पार्ट कितने हैं देखा जाए तो 8 में से 5, तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए आंसर स्टूडेंट्स? जो हमारा आंसर हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए? इस फ्लक्स का जो भी ये फाई डैश है जो एक फेस से जा रहा है, लेट्स से फाई डैश, इस फाई डैश का भी कितना पार्ट हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स? तो आंसर हो जाना चाहिए इसका 5/8 पार्ट। तो 5/8 पार्ट ऑफ फाई डैश यानी 5/8 पार्ट ऑफ Q/6ε0, यानी कि आंसर आ गया 5/48 Q/ε0। और क्योंकि Q की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट्स? Q की वैल्यू 1 गिवन है, तो ये हो जाएगा 5/48 ε0। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। यानी हमारे को जो P की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी थी न्यूमेरिकल टाइप में, वो क्या फिल करनी थी स्टूडेंट्स? 48। राइट, आई होप आप समझ पाए होंगे। कुछ ज्यादा बड़ी डील नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। फिर भी कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज फ्रॉम अगेन 23rd January shift 2. Two charges +7 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed at -7 and +7, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाता है 14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते ही हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हमें बस KQ1 Q2 अपॉन R अप्लाई करना है। ध्यान देने वाली बात यह, चार्जेस को साइन के साथ पुट करना है, इसीलिए सारे ऑप्शन नेगेटिव में है। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 पुट करनी है स्टूडेंट्स। Q1 की जगह 7 × 10⁻6, ये तो सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ नहीं करना। और Q2 की जगह -4 × 10⁻6 और R की जगह 14 × 10⁻2। कैलकुलेशन का भी ध्यान रखा गया है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो खैर ये एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, इसलिए ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। राइट,
तो ये 9 इंटू 2 ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, -18, और 10 की पावर कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 9 - 12 + 2, यानी कि कितनी हो जाती है इस तरीके से 11 - 10, तो ये आंसर आपका आ गया -1.8 जूल। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। आई होप ये कैलकुलेशन आप मुझसे भी जल्दी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कॉशियस हो रहा था कि कोई गलती ना हो जाए। तो आंसर क्या है, -1.8 जूल, राइट। लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस, वैसा सा ही क्वेश्चन लग रहा है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180, हमने डिस्कस पहले भी किया था, फिर से कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, -PE cos थीटा, थीटा इनिशियल 0 है और थीटा फाइनल जो है वो 180 है। तो जो वर्क डन होगा कॉन्फ़िगरेशन बदलने के लिए वो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा -PE cos थीटा फाइनल की जगह cos 180 माइनस cos 0, तो ये -1 - 2 और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 2PE। अच्छा, अब P की वैल्यू सीधे सीधे गिवन नहीं है, चार्ज गिवन है और चार्जेस के बीच का गैप गिवन है। तो चार्ज की वैल्यू तो है 4 माइक्रोकूलम और गैप जो है स्टूडेंट्स वो है 18 इंटू 10 की पावर -2 यूनिट्स का ख्याल रखिएगा, हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए ऐसा हुआ। और यहाँ पे E की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 4 हो जाता है 8 और 8 इंटू 18 हो जाता है 144, राइट। तो ये हो गया 144 और 10 की जो पावर बच रही है वो बच रही है -4 जूल। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 14.4 इंटू 10 की पावर -3 जूल, यानी 14.4 मिली जूल। बड़े आराम से आप ये कर लेते, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली आंसर्स का सेंस नहीं बन रहा, एंड आई होप ये बोनस हुआ होगा। अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज लोकेटेड एट P अलोंग द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस R, ठीक है स्टूडेंट्स, और द पॉइंट P इज ऑल्सो इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ सेकेंड इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस R। तो ऐसा कुछ सीन बन रहा है कि यहां भी एक डायपोल है और यहां भी एक डायपोल है, इसके लिए तो ये एक्सियल पॉइंट पे आ गया और इसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गया। द डायपोल्स आर मेड ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, ये हम जानते ही हैं। फॉर द चार्ज पार्टिकल एट P नॉट टू एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, तो स्टूडेंट्स होना क्या चाहिए, होना बेसिकली ये चाहिए कि एक का फोर्स दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर दे। तो आई होप आप जानते हैं कि एक्सिस पे तो जो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलोंग द डायपोल होती है। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इसकी वजह से इधर होगी। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पे तो E का डायरेक्शन P के अलोंग होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऑपोजिट होता है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें बस इक्वेट करना है, पॉइंट डायपोल वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, डायग्राम ही कुछ इस तरीके से गिवन था कि क्लियरली दिख रहा था कि R और A लगभग लगभग देखा जाए तो सेम ऑर्डर के से ही है, तो हम पॉइंट डायपोल वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अब हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, तो अब हमें बस E1 और E2 को इक्वेट करना है, एक के लिए एक्सियल पॉइंट है दूसरे के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, और फिर हमें कमेंट करना है कि A/R का रेशियो क्या होगा। तो जब ऑप्शंस ही देख के पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों अजीब हो सकता है, क्योंकि यहां पे A/R का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये पॉइंट डायपोल के बीच में आ गया। अगर A की वैल्यू R से ज्यादा है इसका मतलब R की वैल्यू A से कम है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये डायपोल के बीच आ गया, तो फिर ये फील्ड का एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करते हैं, एक के लिए एक्सियल पॉइंट और एक के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट मान के फील्ड इक्वेट करते हैं। तो क्या होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो आंसर होता है KP/R² प्लस A² रेज टू द पावर 3/2 अगर डायपोल पॉइंट साइज नहीं है, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या होगा, 2KPR अपॉन R² माइनस A² होल स्क्वायर। ये एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दिया और ये इक्वेटर वाला, डायरेक्शन ऑपोजिट है ही, P की वैल्यू सेम है तो KP कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या आ गया क्लियरली स्टूडेंट्स, R² माइनस A²
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब हमें अगर a बाय आर क्रिएट करना है तो यहां पे जबरदस्ती एक r स्क्वायर की टर्म हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, r4, और ये बन जाएगा a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। और ये क्या बन जाएगा यहां पे, तो अच्छा ये है 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक r की टर्म भी है जो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस लेके लिख देता हूं, 2r, और ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। खैर, तो अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 2r रहने देते हैं और एक आर स्क्वायर की टर्म यहां भी कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो वो आर क्यूब बन के निकलेगा। पहले आप इसको समझ लीजिए, क्यों आर क्यूब बन के निकलेगा, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं और पावर 3/2 है, तो यहाँ पे आर क्यूब बचेगा और ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे भी r4 बन गया और यहाँ पे भी r4 बन गया, वो तो जाहिर सी बात है कैंसिल हो गई। अब हम इसको चाहे x लिख सकते हैं जो हमारी टर्म है जो हमें पता करनी है, और ये भी इस तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये ऑब्वियसली हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये एक ऐसी इक्वेशन है, तो हमें ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस को एक एक करके ट्राई करना होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे x की वैल्यू को हम 3 डालें तो ये ऑप्शन बिल्कुल मैच हो जाएगा, लगभग मैच हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। तो जब आप x को 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, राइट, रेज टू द पावर 3/2। तो हमें इसको चेक करना है वेदर ये 2 के मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप ये देखेंगे ये तो आएगा 64 क्योंकि -8 का स्क्वायर है, और ये है 10 का रूट फिर उसका क्यूब यानी 10 रूट 10, तो इसकी वैल्यू लगभग 2 आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका रूट है, और इसीलिए हम यहाँ पे आंसर जो कर देंगे वो क्या कर देंगे, a बाय आर इज इक्वल टू 3। पर ये परफेक्ट आंसर नहीं हुआ क्योंकि इसके हिसाब से तो फिर जो चार्ज है वो दोनों डायपोल के चार्जेस के बीच आ गया, तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है, फिर तो दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। अदरवाइज आंसर तो मैथ्स के थ्रू तो आ ही गया, बट कहीं ना कहीं फिजिक्स का लॉजिक यहां फेल हो गया। ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। All right, so the next question is from JEE Mains 2025, 23rd January, shift 1. A positive ion A and a negative ion B has charges this and masses this. At an instant, the ions are separated by a certain distance. At that instant, the ratio of the magnitudes of electric force to the gravitational force is this much. Okay, तो हमको ये सब बताना है, हमको क्या वैल्यू बतानी है, P की वैल्यू नहीं, 10P की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए रेशो निकालना है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हम सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो की बात हो रही है, यानी k q1 q2 अपॉन g m1 m2। देखा जाए तो r स्क्वायर और r स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो k की वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, q1 की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेशंस भी आपके लिए इजी सी है, 6.67 इंटू 10 की पावर -19, और q2 की वैल्यू है 9.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -10, वैल्यू पुट कर दी, g की जगह हम पुट कर देते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11, आप वैल्यू जानते ही होंगे, और m1 m2 की जगह क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 19.2 इंटू 10 की पावर -27, और दूसरा मास है 9 इंटू 10 की पावर -27, राइट स्टूडेंट्स। तो फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6.67 से 6.67 कैंसिल, 19.2 से 9.6 2 टाइम्स कैंसिल, और 9 से 9 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, एक 2 का फैक्टर नीचे बच रहा है, और 10 की पावर क्या है स्टूडेंट्स, 9 -19 -10 +11 और +54, जो नीचे -27 है उसको मैंने ऊपर ले जाके +54 लिख दिया। कैलकुलेशन अब काफी इजी लग रही है, तो ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -10, ठीक है स्टूडेंट्स, और -10 -20, और ये है +65,
तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +45, यानी वैल्यू आ जाती है 0.5 इंटू 10⁻45। पर हमें वैल्यू p की नहीं भरनी, यानी p की वैल्यू हो गई 0.5, हमें वैल्यू भरनी है 10p की। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5। बड़े आराम से हो जाएगा। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। फटाफट कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। फॉर अ शॉर्ट डायपोल, तो इस बार पॉइंट डायपोल की बात हो रही है। द डायपोल मोमेंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आर E naught, V naught and E naught, then the correct combination of the electric potential and field respectively at point B. तो इक्वेटोरियल पॉइंट है स्टूडेंट, तो V तो जाहिर सी बात है 0 ही होगा। ठीक है, तो V 0 ही होगा, तो फिर तो हमारा आंसर आ ही गया है। देखा जाए तो आंसर है ऑप्शन बी। पर फिर भी चलिए E एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है स्टूडेंट, एक्सिस पे क्या होती है, आई होप आप सबको पता है। एक पॉइंट डायपोल के लिए होती है 2kp/r³, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में kp/r³। पर खबरदार, यहाँ पे r की जगह डिस्टेंस 2r कर दिया गया, तो जब आप E लिखेंगे तो लिखेंगे kp/2r का होल क्यूब, तो उस तरीके से ये आ जाता है kp/8r³। तो अगर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहां डिनोमिनेटर में 8 है और यहां पे न्यूमरेटर में 2 है, यानी ये टर्म इससे 16 टाइम्स छोटी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो तो हमें पहले से भी पता था, E0/16। तो बड़े इजीली आप ये क्वेश्चन कर पाते, आई होप। तो फॉर्मूला क्या यूज किया है स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे, पॉइंट डायपोल का एक्सिस पे फील्ड जो कि होती है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल पॉइंट पे होती है kp/r³। राइट स्टूडेंट्स। So the next question is from 22nd January shift 1. An electron is made to enter symmetrically between two parallel and equally oppositely charged metal plates, each of length 10 centimeter. ठीक है, ये डेटा हम नोट कर लेते हैं। The electron emerges out of the electric field region with a horizontal component of velocity this much. If the magnitude of electric field between the plates is this much, then the vertical component of velocity of the electron is. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो सिमेट्रिकली, जैसा कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अरेंजमेंट होता है वैसा ही कुछ है। ये प्लस मान लीजिए, ये माइनस मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में हो गई, डाउनवर्ड। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और आई होप आपने ऐसा ट्राई किया भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ कुछ vx वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका एक y कॉम्पोनेंट भी क्रिएट हो जाता है। खैर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, तो x वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है, तो फटाफट से हम पहले निकाल लेते हैं कि कितने टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहेगा। तो हम लिखेंगे s = ut + ½ at²। कौन से डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, x डायरेक्शन में। पर x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधे सीधे लेंथ की वैल्यू कितनी है प्लेट की, 0.1, और वेलोसिटी कितनी है 10⁻⁶। तो इस तरीके से टाइम आ जाएगा स्टूडेंट्स 10⁻⁻7 सेकेंड्स। तो पहले मैंने टाइम निकाल लिया, कितने टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहेगा। अब हमें एक्सेलरेशन निकाल लेना चाहिए, जो कि आ जाएगा फोर्स अपॉन मास से, और फोर्स कितना है स्टूडेंट्स, तो Q की वैल्यू ऑफ कोर्स हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें दे रखी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है 9 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर ये है, तो पर मीटर कितना हो जाएगा, इनटू 100 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, या E की वैल्यू क्या लिखेंगे, 910। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और M की जगह क्या लिखेंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अगेन कैलकुलेशन का ध्यान रखा गया है, यहाँ पे 9.1 को अगर हम 910 से कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 + 2 और +31। राइट स्टूडेंट्स, तो ये एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, जरा सॉल्व कर लेते हैं। 1.6, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 33 - 19, तो ये हो जाएगी 14। राइट, तो 10⁻⁻, आई होप मैंने सही किया, 33 में से 19 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। टाइम हमारे पास है ही, हमें सिर्फ पूछा गया है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अब हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे y डायरेक्शन में,
v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यू वाई 0 है, ए वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 14 और टाइम कितना आया 10 रेस्ट टू द पावर -7। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 6, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन सी माय डियर स्टूडेंट्स। इसको मैंने लिख दिया 16 इंटू 10 की पावर 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी बड़े आराम से। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा, इसमें जो अक्सर पूछा जाता है वो होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछता तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फटाफट कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 जनवरी शिफ्ट 1 का है। अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2 इज केप्ट एट द सेंटर। ये छोटा सा लाइन चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है a/2 लेंथ का, और यहाँ पे दे रखा है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी इस पे जो टोटल चार्ज आ गया वो जाहिर सी बात है चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ यानी लैम्डा इंटू a/2। राइट स्टूडेंट्स, और आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ थ्रू द होल क्यूब। वेरी इजी, तो आई होप आप समझते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी चार्ज को हम एज के सेंटर पे रखते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं अपने रूम में अगर आपने चार्ज को एज के सेंटर पे रखा तो उसका 1/4 तो अंदर आता है और 3/4 बाहर आता है, क्योंकि अगर आप साइड व्यू देखेंगे स्टूडेंट्स तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो 1/4 तो अंदर आएगा और बाकी 3/4 बाहर आएगा। तो बाहर जो चार्ज है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है फ्लक्स कैलकुलेट करने में। तो फ्लक्स जो होता है वो आप जानते हो ओनली एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा a/2 टोटल चार्ज है, उसको भी आप किससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स 4 से। तो हमारा आंसर हो जाता है इस तरीके से लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो जाता है ऑप्शन डी बड़े आराम से। राइट, तो आई थिंक हमने जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब नेक्स्ट हम कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस अलग से वीडियो में लेंगे, आप ये कॉपी कर सकते हैं और इसी तरीके से हम सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे और अटेम्प्ट्स हम कंपाइल करते रहेंगे, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। एंड आई होप आप ये वीडियोस तभी देखेंगे जब आपने पहले से ही पूरे चैप्टर के वीडियोस देख लिए हैं जहां हमने सारी थ्योरी को डिस्कस किया है। But that's all for this particular video, students. I will see you very soon with new series, with new chapter. That's all for today. Bye bye. If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel.